मैं रेहान के ख्यालों में ऐसी डूबी हुई थी कि वो मेरे सामने बैठा था और हम अपने इस ख्वाबों के घर के अंदर खूब इंजॉय कर रहे थे कि उसी वक्त एक ऐसी यख बख्ता, ऐसा यख बस्ता, हवा का झोंका कह लीजिए या एक ठंड सी कह लीजिए, एकदम से उस कमरे के अंदर ठंड का एहसास हुआ। मेरे वजूद ने एक झुरझुरी सी ली उस ठंड की वजह से, और उसी वक्त ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख लिया हो। जैसे ही मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, ऐसे हाथ उठाया कि उसके हाथ पे हाथ रखूं। वो पीछे रेहान था जिसने मेरे कंधे पे हाथ रखा था और मुझे उसके हाथ का लम्स महसूस हुआ। तो मोहब्बत से मैं आंखें बंद किए हाथ रखने लगी तो एकदम से जैसे मेरी आंखें खुल गईं और मुझे याद आया मैं अकेली हूं इस घर में। रेहान तो मेरे ख्वाबों में है, तो ये हाथ किसका है? मैं एकदम से चौंकी, मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मैं एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई। ये क्या था? क्या किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है? या शायद मैं ख्यालों में ऐसी डूब गई थी कि वो जो सपने देखती रही थी रेहान के और अपने, एक घर होगा जहां हम हंसी खुशी रहा करेंगे, उसको सोचते सोचते शायद मैंने ऐसा सोच लिया कि रेहान पीछे आया है और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। लेकिन ये तो महसूस हुआ था। मैं उलझ सी गई कि पता नहीं महसूस हुआ है या मैं ख्वाबों में ऐसा सोच रही थी। इतनी डीपली, इतनी गहराई में जाके मैं सोच रही थी कि कुछ समझ ना आया। कुछ देर में खड़ी रही और मैं उठकर बाहर आ गई। ये क्या था? मैं एक शशोपंज में पड़ गई। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की, कुछ भी तो नहीं है, सिर्फ मैं हूं। हां, एक बंद घर है। उस शख्स ने मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि ये भूतों वाला घर है, ये भारी भर घर है, लोग आते हैं डर के चले जाते हैं। ऐसी बातें वो मेरे दिमाग में डाल गया है जिसकी वजह से शायद मैं भी ऐसे वहम का शिकार हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने कामों में मजीद सफाइयां जो रह गई थी, थक के थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी, मजीद जितनी भी सफाइयां थी वो मैं करनी शुरू हो गई। अगले दिन सुबह उठी तो मैंने फैसला किया, मैं छुट्टियां ले चुकी थी, जहां मैं पढ़ाती थी, कि एक हफ्ता इसको सेट करने में लगा दूं, कि नीलामी में जाके जहां पे कुछ जगह खाली थी वहां पे कुछ लकड़ी की मेज को लेके आऊं, कुछ और भी इस तरह की चीजें जो मुझे नजर आया यहां पे सेट करने वाली हैं। मैं इस घर से रवाना हुई, घर को ताला लगाकर। तो मैं एक इसी गांव के छोटे से मार्केट के अंदर गई। छोटी छोटी दुकानें थीं, कुछ सामान लेना था खाने पीने के लिए। तो वहां पे एक जो छोटी सी करियाने की दुकान थी, वहां पे एक शख्स बिल्लियों के साथ बैठा खेल रहा था। छोटे छोटे उन बिल्लियों ने बच्चे दिए हुए थे। मुझे देख के बोला, सलाम दुआ के बाद, आपको पहली दफा देखा है, आप इस गांव में नई आई हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं इस गांव में नई आई हूं, फलां वो जो घर है वो मैंने किराए पर लिया है। तो क्या बोला, आपकी पूरी फैमिली आई है? मैंने कहा, नहीं, फिलहाल तो मैं अकेली हूं। तो बोला, अच्छा, खुशी हुई, आप हमारी मेहमान हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, हम हाजिर हैं। हम गांव के लोग जो भी हमारे बस में होता है हम ज़रूर अपने मेहमान की खिदमत करते हैं। अगर आप चाहें तो ये छोटे छोटे क्यूट बिल्ली के बच्चे हैं, इनको अगर आप तोहफ़ा समझना चाहें तो एक आप लेके जा सकती हैं, आपका दिल बहला रहेगा। देखें कितना खूबसूरत है। मैं खुद इससे बैठा दिल बहला रहा था, और जब मैंने उसको देखा तो मेरा उस पर दिल आ गया। मैंने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं तो ज़रूर चाहूँगी एक छोटा सा बच्चा मुझे दे दीजिए, ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत होगा। उसने कहा, ज़रूर, ये तोहफ़ा समझ लीजिए। ऐसे बातें हुई, मैंने सामान लिया और उसको मैं लेकर आ गई। रास्ते में एक बूढ़ी और एक बूढ़ा चलते हुए मुझे नजर आए। जब मुझे आता हुआ देखा तो रुक से गए और मुझसे मुखातिब हुए, बेटी, तुम यहां कहीं रहती हो? मैंने कहा, जी, मैं अभी अभी आई हूं, ये मकान जो है ये मैंने किराए पर लिया है, और मैं अब बर्तन कुछ फर्नीचर देखने के लिए जा रही थी कि इसके लिए कुछ
जिस तरह का मकान है फर्नीचर ले सकूं। तो वो बूढ़ी बोली, अगर तुम बुरा ना समझो तो जिस तरह का ये पुराना बाहर से खूबसूरत घर नजर आता है, इसी तरह की एक पुरानी मेज हमारे घर में भी पड़ी है, बहुत पुरानी है। उसका डिजाइन बताता है कि कितनी पुरानी है। उसके नक्शो निगार भी इसी तरह के हैं जिस तरह ये घर बना हुआ है। हमारे इस्तेमाल की तो नहीं है, अगर तुम लेना चाहो तो बहुत कम दामों में तुम खरीद सकती हो। मैंने कहा जरूर, मुझे दिखाइए, मैं जरूर लेना चाहूंगी। मैं उनके पास पहुंची। मैंने जैसे ही वो अलमारी देखी, वो मुझे अलमारी पसंद आ गई। वो वाकई इसी घर के नक्शो निगार की तरह बहुत ही खूबसूरत तरीके से लकड़ी का काम उस पर किया गया था, लेकिन वो भी रंग वगैरह उसका उतर चुका था। उसको देख के लगता था बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन इतनी मजबूत लकड़ी थी, लकड़ी को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसकी खूबसूरती मांद इसलिए पड़ गई थी, उसके अंदर रंग रोगन कभी नहीं किया गया था। इंतहाई कम कीमत पर उन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे एक बात कही, बेटी, जिस घर में तुम आई हो यहाँ पे कोई नहीं रहता। कोई आए भी सही तो बहुत जल्दी यहां से चला जाता है। पता नहीं तुम कैसे रहोगी इस घर में। सुना यही है हमने, जो भी लोग आते हैं वो बताते थे जाते हुए कि ये घर भारी है, यहां पे वो किसी को महसूस करते हैं। खुदा जाने वो सच कहते हैं या नहीं, लेकिन तुम किसी चीज की जरूरत हो तो हमारे पास आ जाना। हम दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते हैं। मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, पैसे उनको अदा कर दिए। उन्होंने कहा तुम जाओ, ये हम टेबल भिजवा देंगे। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। अब मैं घर आ गई और थोड़ी ही देर के बाद 2 लड़के आए। टेबल मेरे घर के अंदर जहां मैंने कहा उस जगह पे उन्होंने टेबल को रख दिया। अब मैं एक सोफे पर बैठ गई। ये शाम का टाइम था, तकरीबन बाहर हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था और वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरी गोद में था। मैं उसको प्यार से सहला रही थी। मैं उसके लिए दूध लेकर आई थी। मैंने कहा इसको दूध पिलाती हूँ। उसको थोड़ा सा दूध दिया, उसने दूध पिया और उसके बाद जब उसने दूध खत्म कर लिया, मैंने उसको गोद में बिठा लिया। अब मैं उसको गोद में बिठा के प्यार से सहला रही थी और वो लेटा हुआ था जैसे कोई छोटा बच्चा मां की आगोश में लेटा होता है, प्यार से लेटा हुआ था। तो फिर से मुझे महसूस हुआ कि कमरे के अंदर एकदम से ठंडी लहर आई है। वो लहर जैसे ही मुझे महसूस हुई, इतनी यखबख्ता, ऐसी यखबस्ता लहर थी कि मैं इधर उधर देखना शुरू हो गई, क्या कोई खिड़की खुली है? ये कहां से ये लहर आ रही है? मैंने इधर उधर देखा, कहीं से कुछ भी नहीं था। तो ये कहां से आई है कि उसी वक्त जिस जगह पे मैं बैठी थी, उसी सोफे पे इस अंदाज में पहले मुझे कदमों की आहट सुनाई दी है, जो बिल्कुल हल्की सी थी, बिल्कुल गौर करने पे सुनाई देती थी, वैसे महसूस नहीं होती थी। कोई हल्के कदमों से चलता हुआ आया है और उसके बाद जब कोई आके आपके साथ बैठता है तो बैठने से पहले दौर के जो स्प्रिंगों वाले सोफे होते थे, वो स्प्रिंग वाला एक सोफा था, उसके ऊपर जब कोई बैठा तो बाकायदा स्प्रिंग प्रेस हुए, यानी उसका वजूद जो भी था वो इतना भारी भरकम था कि उसके बैठने से बाकायदा मेरी आंखों के सामने वो जगह प्रेस हुई और स्प्रिंग की आवाज़ आई। क्योंकि मैं भी एक पुराना सोफ़ा था कई सालों का जो पड़ा हुआ था, उस पर बैठी तो एक स्प्रिंग की जिस तरह आवाज़ आई या जो भी उसके नीचे मटेरियल था वो दबने की आवाज़ आई, तो उस वक्त भी जो भी बैठा था मेरे करीब एक दबने की आवाज़ आई कि कोई उस पर बैठा है और बाकायदा सोफ़ा हिला उसके बैठने से और वो जगह दब सी गई। मेरी गोद में लेटा हुआ वो छोटा बिल्ली का बच्चा एकदम से म्याऊं करके उठ गया और उसी तरफ देखना शुरू हो गया जिस तरफ कोई आकर बैठा था। अभी तक कमरे के अंदर ठंड उसी तरह शदीद मौजूद थी, यख 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 बसता ठंड, और वो बिल्ली का बच्चा एकदम से उसने छलांग मारी और मुड़ के फिर उसी तरफ देखा जहां पे कोई आके बैठा था, और मैंने उस तरफ देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। वो बिल्ली का बच्चा भागता हुआ दरवाजे की तरफ गया जो बंद था और उसको पंजे मारना शुरू हो गया कि जैसे कह रहा हो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैंने जाना है। मैंने फिर से मुड़ के उस तरफ देखा, अभी तक वो जगह दबी हुई थी जैसे कोई बैठा हो, सिवाय एक ठंडी यख बस्ता, एक ऐसी सर्दी का एहसास जैसे कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया हो, सिवाय एक एहसास के और उस बैठने की आवाज़ के, और वो जगह दबी हुई थी। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से छलांग मार के उठी, मैं डर सी गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो छोटा बिल्ली का बच्चा एकदम से बाहर निकला और कहाँ चला गया नज़र ही नहीं आया। वो इतना डर गया था, तेज़ी के साथ गायब हो गया।
और शाम के उस पैर मैं भी बाहर आके खौफजदा हो गई कि ये क्या था। ये तो मेरा वहम नहीं था। और फिर मुझे वो बात याद आ गई, मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा था जब मैं रिहान के ख्वाबों में, ख्यालों में खोई हुई थी। तो इसका मतलब है वो भी वहम नहीं था, वाकई किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा था। और अभी क्लियर ना सिर्फ मैंने महसूस किया था किसी के कदमों की आहट को, ठंडी यख हवाओं को, और किसी के बैठने की आवाज़ को, उस जगह को कंप्रेस होते हुए, दबते हुए, बल्कि वो एक सबूत था। बिल्ली का बच्चा भी जो उस तरफ देख के म्याऊं करके डरा था और उसकी आंखों में खौफ था और घबरा कर नीचे उतर गया था। उतरते ही उसने फिर मुड़ के देखा था, उस जगह को देख रहा था, डरा हुआ था और पंजे मार रहा था कि मुझे बाहर जाना है। दरवाज़ा जैसे खोला वो भाग गया। ये सबूत था बहुत बड़ा कि अगर मेरा वहम है तो फिर उसके साथ क्या हुआ है। मैं काफी देर टहलती रही। क्या करूं, मुझे कुछ समझ ना आया। मैं परेशान हो गई कि ये तो बात सच है, ये तो मकान भारी है, कोई आके बैठा है, उसने मेरे कंधे पे भी हाथ रखा था, इसका मतलब वो भी वहम नहीं था। और मैंने आंखें बंद की उस हाथ पे हाथ रखने की कोशिश की थी। अभी तो उसको मैंने बैठा हुआ देखा है। उस वक्त भी जो एक चीज कॉमन थी, कमरा एकदम से ठंडा यख हो गया था और अभी भी कमरा ठंडा यख था और मैं भाग के बाहर आ गई थी। मैं काफी देर बाहर टहलती रही, परेशानी की हालत में रही कि ये क्या है। उसके बाद मैंने भाग के पूरे घर की रोशनियां जला दी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी कर दी। दूसरे कमरे में भी लाइट जला दी, उस कमरे की भी पूरी लाइटें जला दी, सहन इधर उधर की सारी लाइटें जला दी। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा खौफ थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन अब मैं सोने को तैयार नहीं थी। रात कैसे गुजारूं कि मैं फैसला कर चुकी थी, रात जैसे कैसे तो गुजारनी पड़ेगी। इस वक्त तो वापस भी नहीं जा सकती, सवारी भी नहीं मिलेगी। अब एक ही हल है कि जितनी जल्दी हो सके मैं सुबह यहां से उठूं, माले के मकान के पास जाऊं और इस घर को छोड़ दूं। जैसे कैसे मैं अपने बिस्तर पर तो लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं जागती रही, अपने इर्द गिर्द देखती रही, लेकिन सारा घर रोशनी में जब जगमगा रहा था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी जल रही थी, बल्ब जल रहे थे। इसलिए मुझे कुछ एक सहारा था उस रोशनी का। हर तरफ रोशनी है क्योंकि अंधेरा ही इंसान को डराता है। खौफ अंधेरे से आता है, रोशनी में फिर भी इंसान का खौफ कम हो जाता है। मैं लेटी रही, पता नहीं कौन सा सुबह का टाइम होगा, शायद 1-2 घंटे के लिए मेरी आंख लगी और सुबह होते ही मैं सीधी माले के मकान के घर पहुंच गई। उसकी बीवी से मेरी मुलाकात हुई। माले के मकान घर पर नहीं था। मैंने अपना तारुफ कराया, उससे बताया कि उन्होंने कहा था मुझसे आके बात कर लेना, तो मैं किराएदार हूं आपकी और मुझे इस घर को छोड़ना है। वो बोली अच्छा वो आप हैं किराएदार? हाँ, वो बता रहे थे। बैठे। उन्होंने मुझे इज्जत से बिठाया, मेरे लिए चाय बना कर लाई, मुझे चाय पिलाई और मुझसे मुखातिब हुई क्या हुआ है। मैंने सारा वाकया उनको सुना दिया। वो वाकया सुनने के बाद मुझसे मुखातिब हुई, हम 15 साल इसी घर में रहते रहे हैं और इस घर की कहानी भी तो बहुत अजीबोगरीब है। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब शहरोज खान ने इस घर को बनवाना शुरू किया। शहरोज खान एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था और उस लड़की के साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी। उस लड़की ने शहरोज खान के मंगनी की अंगूठी पहनी थी और शहरोज खान के हाथ में उसकी मंगनी की अंगूठी थी। शहरोज खान हर वक्त उस अपनी अंगूठी को चूमता रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए एक ऐसा जबरदस्त घर बनवाए जो वो देखे तो देखती ही रह जाए। उसने घर बनवाना शुरू ही किया कि उन दिनों में जंग शुरू हो गई। नौजवानों की जरूरत थी। वो एक कड़ियल नौजवान था, उसमें जज्बा था अपने मुल्क के लिए, सो उसने अपने आप को पेश कर दिया और वो जंग पर चला गया। वो मकान जो वो बनवा रहा था वो अधूरा छोड़कर, अभी शुरू ही हुआ था कि वो जंग पे चला गया। और जब वो वापस आया तो उसको पता लगा उसकी वो मंगेतर जिसे वो शदीद इश्क करता था, जिसके लिए वो मकान बनवाने जा रहा था, वो किसी और से शादी कर चुकी है। उसने मकान फिर से बनवाना शुरू कर दिया। इसके बावजूद कि वो चली गई थी, उसी ने उसी के नाम पे ये मकान इस तरह बनवाना शुरू किया कि वो खुद खड़ा हो के
एक एक हिस्से को, एक एक कोने को, एक एक दरो दीवार, छत, हर चीज को उसने इतने दिल से बनवाया, इतने दिल से बनवाया कि ये मेरी होने वाली बीवी के लिए है। उसने उस कमरे में ऐसी जगह पे खिड़की रखवाई, ऐसी जगह पे बेडरूम बनवाया कि वो नज़ारा करे तो बाहर जो उसकी ख्वाहिश थी उसको बाहर वो मंजर नजर आए, जो उसकी बीवी, होने वाली बीवी, जो उसकी मंगेतर उसको कहती। मैं सोचती हूँ मेरी बेडरूम की खिड़की खुले तो सामने सरसब्ज पहाड़ नजर आए, हरियाली नजर आए, और ऐसी जगह पे उसने खिड़की रखवाई थी। उसके मोहब्बत में, उसके इश्क में जो जा चुकी थी, किसी और की हो चुकी थी, उसने सब हिस्सों को, मकान के एक एक कोने को इस तरह से बनवाया कि देखने वाले देखते ही रह जाते। उस दौर का कह सकते हैं सबसे बेहतरीन घर शहरोज खान का था। उसकी दरो दीवार में शहरोज खान की मोहब्बत बसी थी। अपनी उस बेवफा बीवी के लिए वो मकान बनवाने जा रहा था जो उसको छोड़ चुकी थी। उसके बावजूद वो मकान दिल से बनवा रहा था। कोई उससे पूछता भी, वो तो जा चुकी है शहरोज खान, जिसके लिए तुम मकान बनवा रहे हो वो किसी और की हो चुकी है, उसकी तो शादी हो चुकी है, तुम फिर क्यों बनवा रहे हो इस मकान को? तो शहरोज खान हंस के कहता, वो जरूर आएगी, वो खुद आएगी, वो इसी घर में आके रहेगी और खुद से आएगी, वो जरूर आएगी, वो एक दिन आएगी। और उसके बाद वो मकान मुकम्मल हो गया। जो भी उस मकान को बाहर से देखता हैरान रह जाता, और अंदर जाके भी कोई मकान को देखता तो वाकई मकान उसने कमाल किस्म का बनवाया था। लेकिन कहते हैं एक रात बहुत ज्यादा आंधी आई। इतना मौसम खराब था, इतनी तेज आंधी आई कि तूफान आया हुआ था, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और बार बार बादलों की गड़गड़ाहट आती और उस वक्त बिजली चमकती। तेज बारिश में वो भीगता हुआ अपने सहन में खड़ा था कि आसमानी बिजली उसके वजूद पर गिरी और वो जल के राख हो गया। उसके बाद वो घर खाली हो गया, वो चला गया था। कई सालों बाद मेरे शौहर को पता लगा कि उनके कोई वारिस थे, उनसे राब्ता हुआ तो उनसे मामला तय हुए और हमने ये मकान उनसे खरीद लिया। उसके बाद हम दोनों मियां बीवी इसी मकान में आबाद हो गए। हम 15 साल इसी मकान में रहे, लेकिन हमें कभी भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ, रत्ती बराबर भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। एक खूबसूरत घर था, हाँ, हमारे आने से पहले काफी सालों तक बंद पड़ा था, हम रहते रहे, हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर हमने एक और घर ले लिया, यहां शिफ्ट हो गए और वो घर हमने किराए पर दे दिया। लेकिन जो किराएदार आते थे उनका कहना यह होता था कि इस घर में कुछ है। मैं नहीं समझती कि शहरोज खान की कोई रूह वहां भटकती है या कुछ ऐसा है, लोगों का कहना था, लेकिन मेरा इस बातों को मानना नहीं है। वो एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन हमने कभी उसको महसूस नहीं किया। हाँ, तुम्हारी मर्जी, तुम छोड़ना चाहो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, तुम इस मकान को छोड़ सकती हो, ये जबरदस्ती नहीं है, लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। लोग जब आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात, ऐसी बातें, ऐसी कहानियां डाल देते हैं तो इंसान जब अकेला रहता है तो उसको महसूस होना शुरू हो जाता है। शायद आप अकेली हो इसलिए आपको भी महसूस हुआ है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसके बाद कुछ देर बैठी कि ठीक है, मैं आपको बताती हूं। मैं वहां से निकली, मेरा दिमाग एक अजीब सा था। एक कहानी में जो सुन चुकी थी कि एक बेवफा लड़की ने शहरोज खान की मोहब्बत को ठुकरा दिया था, लेकिन यह कैसा कमाल था कि मैं जिस खिड़की का कहती थी कि ऐसा कमरा जिसकी खिड़की खोलूं सामने सरसब्ज पहाड़ हो, वैसी खिड़की क्यों है? मेरे हाथ में भी एक अंगूठी है जिसको मैं चूमती रहती हूं, ये रिहान की दी हुई मंगनी की अंगूठी है, और वो शहरोज खान भी अपनी उस मंगेतर की अंगूठी को चूमता रहता था। ये कैसा इत्तेफाक है, ये कैसी बातें हैं? जो कहानियां मैं पढ़ती थी उसमें जो मंजर होता था, पूरा मंजर उस घर के अंदर मौजूद है। एक ऐसा कमाल देवमालाई घर सा जिसके अंदर एक तिलस्माती कशिश है। फिर एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया, हमारी यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ती रही थी वहां पे एक ऐसा रूम भी था जहां पे बहुत पुरानी तस्वीरें भी थीं और ऐसा मटेरियल था जिस पे मैंने कभी तवज्जो नहीं दी थी। वो एक छोटा सा म्यूजियम मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू हो गया कि वहां पे मैंने कुछ
दूसरी जंग अजीम की तस्वीरें भी देखी थी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ख्याल सा आया और मैं सीधी वहीं पहुंची। और जब मैं उस म्यूजियम में दाखिल हुई और उन तस्वीरों के पास गई तो तस्वीरों को देखते देखते एक ऐसी तस्वीर पे पहुंची जहां पे 6 से 7 नौजवान खड़े हुए थे। ये वो नौजवान थे जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया था और उनके नीचे उनके नाम लिखे हुए थे। और तस्वीर को देखते देखते जब मैंने एक नीचे नाम पढ़ा तो लिखा हुआ था शहरोज खान। और जैसे ही ऊपर मैंने उस तस्वीर को देखा शहरोज खान को, तो वो वाकई एक इंतहाई हसीनो जमील, इंतहाई खूबरू कड़ियल सा नौजवान था। और उसकी आंखें उसी वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ मुझे घूर रही हैं, और मैं भी उसकी तस्वीर को घूरना शुरू हो गई कि उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ उसकी तस्वीर हल्की सी मुस्कुराई है।